हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो चैप्टर है वो है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में। और पी ब्लॉक में भी जो 12th का पोर्शन है, जो क्लास 12th का पोर्शन है पी ब्लॉक में, दैट इज ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18। पी ब्लॉक को अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इनिशियली अगर मैं कुछ एक इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच inner cells are completely filled and the last electrons enters into p subcell। समझ में आ रहा है? मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इनर सेल्स कंप्लीटली फील्ड होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं तो n-1 2 n-2 f, फिर n-1 d एंड ns एंड np, लगभग इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। एग्जैक्ट यही ऑर्डर नहीं है, n+l रूल से हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो कुछ ऐसे ही डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम में ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल्स बनी होती हैं। इन सेलों को हम ऑर्बिट भी नाम दे सकते हैं। इस लास्ट को हम बोलते हैं nth सेल। क्या बोलते हैं? nth सेल, और nth ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, और आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। लेकिन जब इसके अंदर हम आते हैं तो इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। जैसे हम एक अंदर आए, एक स्टेप जब अंदर आएंगे तो इसको n-1, और एक स्टेप अगर अंदर और आप भी आते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल मतलब n-2 की जो शुरुआत है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, और यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे NS एंड NP की बात होती है। मैंने कहा पी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी सब सेल में एंटर होता है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 हो सकती हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन के फिल होने के जो चांसेस हैं वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। P1 टू P6 में हम जो ग्रुपों की बात करें, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 हम इनका नाम देते हैं। थोड़ी सी मैंने स्टार्टिंग 11th वाले पोर्शन से शुरू किया है। जस्ट अभी हम थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल बना के फिर जस्ट हम लोग 15th ग्रुप को ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम है, क्योंकि क्लास 11th में हमको पढ़ना होता है। इसके बाद होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी होता है। इसके बाद होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलिनियम होता है। फिर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी। इसके बाद होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इनके याद करने के तरीके भी हैं। जैसे नियोमोनिक्स के फॉर्म में देखें तो बैगन, आलू, गाजर इनको तौलो, कहे शिवजी सुनो पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आया ऑटो, हे निशा अड़कर जिंदा रहना। कुछ नियोमोनिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप इन पूरे नाम को याद कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इस पूरे पी ब्लॉक में सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स
ये पाए जाते हैं। और भी मैं बताऊं, सॉलिड भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी पाए जाते हैं और गैस भी पाए जाते हैं। ये पी ब्लॉक में ही सारे नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में मैं अगर आपको बताऊं तो जो मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम तक। ऐसा कहा जाता है, इनको याद करने का तरीका है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ते। अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे जाऊं तो आप इसमें ध्यान देखेंगे कि जो मेटलॉइड्स हैं, इन मेटलॉइड्स से ऊपर सभी जगह पे नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड से जो नीचे सभी मेटल्स होते हैं। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक आपको मिल गया कि ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, जो ये नीचे दिख रहा है रेड के नीचे, ये सभी मेटल होंगे, लेकिन इनके जो ऊपर होंगे, ये सब क्या होंगे? ये सब नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। और इनको बोलते हैं इनर्ट गैस, या इनका नाम नोबल गैस भी है। इनर्ट गैस और नोबल गैस है। तो ये रही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसकी हेल्प से हम इनके सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि हमको पढ़ना है डायरेक्ट 15 ग्रुप, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी को ही हम कवर करने जा रहे हैं। तो मैं अगर नेक्स्ट पेज की बात करूं, तो हम लोग सीधे सीधे ग्रुप नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। ग्रुप नंबर 15 को डिस्कस करने में हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। यहाँ पे ये दोनों मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड के नीचे मेटल्स होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, और मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल होते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक बात ये पता चली कि किसी ग्रुप में जिनकी संख्या 1 to 18 होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर हम टॉप से बॉटम में आते हैं, टॉप टू बॉटम में आते हैं, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इंक्रीज करेगी, एंड जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगी। यानी कि दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में डाउन द ग्रुप में बढ़ेगी, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी बेटा? डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो होता है IG दैट इज इनर्ट गैस, NS2 NP126। लेकिन हमको ना ग्रुप नंबर 13 डिस्कस करना, ना 14 डिस्कस करना है। ग्रुप नंबर 13 के लिए IG NS2 NP1, ग्रुप नंबर 14 के लिए IG NS2 NP2, ग्रुप नंबर 15 के लिए जो मुझे डिस्कस करना है IG NS2 NP3। तो आपने देखा कि जो ग्रुप नंबर 15 है उसके लिए हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिला वो मिला सम IG दैट इज इनर्ट गैस, NS2 NP3 दैट इज P3 दैट इज हाफ फिल्ड। इस कंसेप्ट का हम आगे यूज करेंगे, हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हो सकती है उसकी बात करेंगे। अब अगर हम डिस्कस करें कन्फिगरेशन का इसका, देखिए N की मैं बात करूं तो वो पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है। N क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा ये पीरियड नंबर सेकेंड का एलिमेंट है, तो 2s2 2p3, यहाँ पे एक इनर्ट गैस आ जाएगा, आपको मालूम है कि हीलियम आएगा। यहाँ पे होगा 3s2 3p3, यहाँ पे होगा 4s2
4p3, 4p3 यहाँ पे होगा 5s2, 5p3 यहाँ होगा 6s2, 6p3। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के बहुत सारे वेरिएशन को हम लोग देख सकते हैं। सभी जगहों पे हम IG यूज करेंगे, दैट इज इनर्ट गैस की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हमको डिस्कस करना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। इसकी प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक साइज की बात करते हैं। हम क्या बात करेंगे? साइज के बारे में। तो साइज में एक ट्रेंड है, मैं उस पहले ट्रेंड को भी बता दूं। साइज का ट्रेंड होता है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इंक्रीज कर रहा होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। किसका फोर्स? न्यूक्लियस का। किसके लिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रहा होगा। फिर से सुनेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स का बढ़ना होता है। अगर फोर्स बढ़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे तो एटम हमारा श्रिंक करेगा, और इस श्रिंक होने की वजह से साइज हमारी डिक्रीज कर जाएगी। पहला ट्रेंड ये है, जो कि किसी पीरियड में, अगर मैं किसी ग्रुप में बात करूं तो ग्रुप में जनरली ऐसा कहा जाता है कि टॉप से बॉटम आने में जो जेड इफेक्टिव होता है जनरली ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इसके बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे आपको। डी ब्लॉक में वेरिएशन मिलेगा, आपको पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 में वेरिएशन मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा जनरली ऐसा कहा जाता है कि जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसको कैलकुलेट भी करके देखा गया है। स्लेटर नाम की एक साइंटिस्ट ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का काम किया था विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको दो ट्रेंड मिल गए कि लेफ्ट टू राइट जाने में साइज बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? साइज घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। किस पे? न्यूक्लियस का। किस पे? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है। अगर इस न्यूक्लियस का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पार्शियली शिफ्ट हो जाता है। किधर को? न्यूक्लियस की तरफ, या हम कहें ये श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो साइज में क्या हम देखेंगे? जनरल ट्रेंड में देखेंगे कि टॉप से बॉटम आने में, टॉप टू बॉटम आने में साइज हमारा क्या हुआ? ग्रेजुअली इंक्रीज करे। नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, फिर क्या एंटीमनी, फिर क्या बिस्मथ। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज जनरली इंक्रीजेज और इंक्रीज भी करेगा। दूसरी बात हम करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, और समटाइम हम इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की एक प्रॉपर्टी है। पहले तो ये जान लीजिएगा, मतलब कोई एटम गैसियस फेम में है तो उसके लिए हम आयोनाइजेशन वर्ड डिफाइन करते हैं और कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हमारा काम प्रूफ हो गया। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। आपको मालूम है कि टॉप टू बॉटम आने में अगर हमारी साइज बढ़ रही होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। दैट मीन्स नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर हम बात करेंगे फॉस्फोरस का, फिर हम बात करेंगे आर्सेनिक का, फिर हम बात करेंगे एंटीमनी का, फिर हम बात करेंगे बिस्मथ का। यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक तरह का इंपॉर्टेंट टर्म है।
जिसको हमें डिस्कस करना होगा। हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे याद रखेंगे। कुछ इस तरह की कहानी आपको पहले ध्यान रखना है। एक बहुत सरप्राइजिंग मैं बात बताऊं, नाइट्रोजन की जो एफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है और इनकी जो एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। एक डेटा की मैं अगर बात करूं तो ऐसा माना जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, इसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, फिर हम बात करेंगे फिर बात करेंगे हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, जिसमें हम बात यही करेंगे कि ये जितने भी हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन सब की एफिनिटी नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये सारे कन्फिगुरेशन फुली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास हम इलेक्ट्रॉनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे बेरिलियम की कन्फिगुरेशन की बात करें तो 2s2 होता है। आप देखेंगे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फुली फिल्ड हैं। फुली फिल्ड हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी अगर हम दे रहे होते हैं तो इनकी एफिनिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। और नोबल गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन देने और लेने का काम करते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म्स अलग होती हैं। जैसे आर्गन है, कंपाउंड बनाता है, क्रिप्टॉन है, कंपाउंड बनाता है, जीनॉन भी कंपाउंड बनाता है। ये दोनों ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, उनकी कंडीशंस कुछ अलग है। मैं बात करूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की, तो नाइट्रोजन बिलोंग टू द सेम ग्रुप बट इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, लेकिन इसके नीचे जितने भी ग्रुप हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी एफिनिटी पॉजिटिव होती है। इसका एकमात्र वजह है कि जो हाफ फील्ड कन्फिगुरेशन है, टॉप टू बॉटम जाने में इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही होती है। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऊपर जो हाफ फील्ड कन्फिगुरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होने का काम करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी एफिनिटी अच्छी होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात किया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप ऐसे FONClBRISCPH एक कहानी है, आप ऐसे याद रखेंगे। फन नकल Cl भी आ जाएगा, बाहर जाके इशक पहलवान। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सर्वाधिक होती है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट 3, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन की मैं बात करूं तो 2.1, सल्फर की बात करूं 2.5, सल्फर भी 2.5, कार्बन 2.5 एंड फॉस्फोरस हाइड्रोजन दोनों के सेम होते हैं, दैट इज 2.1। बेसिकली मैं समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एटम बाय विच इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की एक टेंडेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। भाई अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमने पढ़ा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही बोलते हैं, लेकिन वहां पे आइसोलेटेड फॉर्म होता है, दैट इज वो इकलौता होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। यहां हम बात करते हैं जिसमें दोनों भी एटम बॉन्डेड स्टेट में होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ होते हैं। यहां हमने सिर्फ ए की बात की, यहां हमने ए को बी के साथ बॉन्डेड स्टेट में देख रहे हैं। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है तो दूसरा वाला जो स्पीसीज होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो ऐसा कहा जाता है
किसी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ती है, और साइज जब बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम में जाने पे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर क्या एंटीमनी, फिर क्या बिस्मिथ। ये कहानी आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। ये कहानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं कहानी बोल दूं, ई एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ऐसा भी होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन होता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन हमारा काम यहीं से चल जाएगा कि टॉप टू बॉटम जाने में साइज बढ़ रही होगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी और ये ऑर्डर बन जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं उनका एग्जिस्टेंस के बारे में जानना है। उनके हम एग्जिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इनकी कहानियां थोड़ी सी मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस कंसेप्ट को सीखने से आप इसके मेल्टिंग पॉइंट का एक ट्रेंड बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप फिर से एक बार देख लेंगे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, यहीं पे हम इनकी थोड़ी कैटिनेशन पावर की भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैटिनेशन अगर पावर की बात करें तो कैटिनेशन पावर एक एबिलिटी है जिसकी वजह से किसी सेम एलिमेंट के दो एटम एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे मैं बात करूं, जो ऑक्सीजन है उसकी जो कनेक्टिविटी है, फॉस्फोरस की कनेक्टिविटी है, कार्बन की कनेक्टिविटी है, एक दूसरे एटम से जुड़ने की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट यूज करता है। जैसे कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कार्बन की एक वर्सेटाइल नेचर भी कहते हैं। लेकिन यही बात करूं तो इसके बाद फॉस्फोरस की बारी आती है। फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर ज़्यादा होता है, और उससे भी ज़्यादा कम होता है किसका? नाइट्रोजन का। हमारा काम सिर्फ इनसे होना है, मतलब फॉस्फोरस के बीच में कैटिनेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये P4 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन इनकी कैटिनेशन पावर थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से ये N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यह पर्याप्त वजह नहीं है, मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि एनोमोलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे कि ऐसा क्यों ये कर रहा है। कुछ वजहों को और भी मैं यहाँ बताना चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो पीरियड नंबर 2 का है, और इसके पास कोई वैकेंट डी नहीं होते हैं, कोई वैकेंट डी नहीं होता है। इसकी साइज बहुत छोटी होती है। यहाँ पे देखें तो इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये थर्ड पीरियड का होता है, अगर n की वैल्यू 3 है तो इसके लिए जो l की वैल्यू होती है 0, 1, 2, आप देख रहे हो l की वैल्यू 2 पे हमको d सब सेल मिल जाता है। तो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका एक वजह है कि इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ d है, एक साइज में बड़ा है, जबकि नाइट्रोजन सेम ग्रुप का है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसका एक वजह ये है कि इसके पास एक तो साइज छोटा है, इसके पास कोई वैकेंट d नहीं है, जिसकी वजह से N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, आपसे मैं पूछूं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, तो सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। देखिए अगर मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो पहले ट्रेंड देखो, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक का ज़्यादा होता है एंटीमनी से, और एंटीमनी का ज़्यादा होता है बिस्मिथ से। देखो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि सॉलिड स्टेट में होंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में होंगे, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा।
लेकिन अगर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की मैं बात करूं, तो आर्सेनिक की मैं बात करूं तो साइज में एंटीमनी से थोड़ा सा छोटा होता है, जिसकी वजह से मेटल मेटल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, इसीलिए ये क्या होता है, साइज में इसके मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और एंटीमनी एंड बिस्मिथ में मैं बात करूं तो ये मेटल होता है, ये भी मेटल होता है, लेकिन ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, इसकी वजह से ये भी मेटल मेटल की बॉन्डिंग और अच्छा करेगा और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी बिस्मिथ से ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा होगा सबको यहाँ तक का कंसेप्ट। कुछ आगे की और भी हम प्रॉपर्टी उठाते हैं, जैसे मैं बात करूं डेंसिटी की, मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे हम बात करेंगे कि टॉप टू बॉटम में जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक, आर्सेनिक से ज़्यादा एंटीमनी और इससे ज़्यादा बिस्मिथ, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं, सीधे सीधे आप एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, लाइक आयोनिक रेडियाई की बात करें, मैंने पूछा आयोनिक रेडियाई की बात करो या आयनिक रेडियस की बात करो, तो ये आयनिक किस फॉर्म में, आयंस तो कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, तो नाइट्रोजन N3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अच्छा फॉस्फोरस भी P3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अच्छा आर्सेनिक भी 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं Sb और बिस्मिथ की मैं बात करूं तो ये दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइज ये सारे तो एनायनिक फॉर्म में है तो ऐसे चलेगा, लेकिन ये कैटायन हो गया, यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये साइज का ट्रेंड ऐसा कर देगा। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में चूंकि पॉजिटिव चार्ज दोनों पे सेम है लेकिन सेल्स यहाँ बढ़ रही होगी तो ये साइज का ऑर्डर ऐसा दे देगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, ये एनायनिक फॉर्म में है तो एनायन जो भी होते हैं साइज में बड़े होते हैं, और ये कैटायनिक फॉर्म में होते हैं 3+ में बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर रहे होंगे, लूज कर रहे होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इनकी जो रेडियाई का जो ऑर्डर होगा इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मैं आपसे अगर कहूँ तो आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा स्लाइड है, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। हम लोगों ने पी ब्लॉक यहाँ से शुरू किया, पी ब्लॉक में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ना शुरू किया, नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखा, फिर मेटालिक कैरेक्टर के बारे में देखा, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में साइज की बात करी, साइज के बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की, देन हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद हमने एग्जिस्टेंस की बात की, एग्जिस्टेंस पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टी बताया, जिसमें हमने कहा नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हम ट्रेंड को भी बता सकते हैं। डेंसिटी का हमने ट्रेंड बताया, डेंसिटी में हमने बताया कि टॉप टू बॉटम में डेंसिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मिथ। अब आयोनिक रेडियस की मैं बात किया, हमने कहा कि जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं वो -3 वाले बनाते हैं, नीचे वाले प्लस वाला बनाते हैं, तो अगर वो प्लस बना रहे होते हैं तो इनकी साइज रिलेटिवली इनसे कम हो जाएगा। यहाँ तक की रही बात। अब हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो बेसिकली पॉइंट्स कौन हैं, वो सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के हैं। जैसा पहला पॉइंट ये कहता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड पुअर बॉन्ड और पुअर बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, आप फिर से सुनेंगे, मैं एक बार बोल रहा हूं, आपको लिखना भी होगा इसको। बोलते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड पुअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन शो एनोमलस बिहेवियर अमॉन्ग ग्रुप नंबर 15। पीछे मैंने आपको ये सारी पॉइंट्स मैंने एक बार बताया है,
आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारी टर्म्स डिस्कस किया था, मैंने बोला भी था कि अभी मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसमें इस बात को मैं डिस्कस करूंगा। वो आप देख सकते हो कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी साइज बहुत स्मॉल होता है। साइज क्या होता है बेटा? स्मॉल होता है। पहली बात, साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। दूसरी बात, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन होती है वो बहुत ही खराब होती है, पुअर बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन कैसा होता है? पुअर होता है। एंड इसके पास डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है या अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये अपने ग्रुप में एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। एनोमोलस बिहेवियर का मतलब कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। लाइक फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P2 के, ये N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक फॉस्फोरस PCl3 बनाता है एंड PCl5 बनाता है, ये सिर्फ NCl3 बनाता है। आप ये भी कह सकते हो P4 सॉलिड होता है जबकि N2 एक गैस होता है। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं इसके बारे में, आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन। ठीक है, तो ये सारी कहानियां आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, जो कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है। देखो, किसी भी ग्रुप का एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैंने फिर से कहा कि किसी भी ग्रुप के मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -8 एंड मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। मैं कहूं कि अगर ग्रुप नंबर 15 की बात करूं तो NS2 NP3 होता है। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर इस वाले केस को देखो तो 5 - 8 दैट इज -3। कहानी आपको पता चला कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप विल बी इक्वल टू -3। एंड अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो वो क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो एनसीईआरटी की लाइन में ये लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स शो -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -3 से +5 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि इस फैमिली का जो भी ग्रुप नंबर 15 के जो भी एलिमेंट होंगे, मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही शो करेंगे। शो करने के लिए तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन 3 भी शो करता है, 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, 5 भी शो करता है, 4 भी शो करता है। अलग अलग वैलेंसीज को ये शो करते हैं। हम उसको देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको पहचान नहीं सकते। अलग अलग वैलेंसी को ये शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की मैं बात करूं, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो अमोनिया दैट इज NH3, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे मैं बात करूं N2O4 में, मैं बात करूं तो आप देख रहे हो -2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं बात करूं N2 में, इसमें 0 के फॉर्म में होता है। मैं बात करूं N2O में, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मैं बात करूं NO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। N2O3 की बात करूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। N2O5 की बात करूं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन थोड़ी सी कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। बेसिकली ऐसा मानना है, जो एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन है वो ये कहती है कि ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -3, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3 टेंडेंसी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब किसी ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, किसी ग्रुप में नहीं, बेसिकली हम 15th ग्रुप की ही बात करें कि इन 15th ग्रुप व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप देन टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? टॉप टू बॉटम जाने में जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। समझ में आ गया सबको?
नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग थैंक यू बेटा। ठीक है।